नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो मित्रों, लास्ट टाइम में हम भूगोल का एक टॉपिक पढ़े थे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। आज हम राजस्थान का इतिहास का एक टॉपिक पढ़ेंगे। कई विद्यार्थियों की मांग थी सर इतिहास भी पढ़ा है साथ के साथ, तो आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक है राजस्थानी इतिहास का। राजस्थानी इतिहास की अपने भारतीय इतिहास में भी उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आज अपन इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। राजस्थान का अगर कोई कंपटीशन एग्जाम हो और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए, ये हो नहीं सकता। तो आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, राजस्थान में 1857 की क्रांति। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, शानदार, पूरा का पूरा समझने का है। तो वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें और कंप्लीटली मैं आपको पूरा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आपको बताऊंगा। तो अपनी जो टॉपिक है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति। दोस्तों, ये टॉपिक पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें, इससे रिलेटेड जो चीजें वो आपको पता होनी चाहिए कि ये 1857 की क्रांति क्या है। जैसा कि सभी दोस्त जानते हैं कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अंग्रेजों का क्या रहा था, शासन। अंग्रेजों में भी बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटेन की एक कंपनी थी, उसने अपने हिंदुस्तान में व्यापार ही नहीं अपितु शासन का भी क्या किया था, संचालन। देखो, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने अपने हिंदुस्तान में आने के बाद में हमारी आर्थिक नीतियों को भी ठेस पहुंचाई। इसने भारतीय जो राजा महाराजा थे वो भी इस ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज चल रहे थे। काफी तमाम कारण थे। उन सभी कारणों के फलस्वरूप जो भारतीय जनता ने एक निर्णय लिया इन अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने का, वो जो पहला निर्णय था जो कि 1857 की क्रांति में के नाम से हम जानते हैं। 1857 में भारतीय जो राजा महाराजा थे, भारतीय जो क्रांति वीर थे, उन्होंने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने की ठानी और उनके विरोध में कर दी थी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो देखो, सबसे पहले काफी चीजें आपको जाननी है। ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण हमने 1857 का विद्रोह किया। सबसे पहले हम कारण जानेंगे कि कौन कौन से रीजन हुए जिसके फलस्वरूप हमने ये क्रांति की। ठीक है, इसके अलावा इसकी रूपरेखा कहाँ तक रही, कहाँ कैसे गए, इसका विद्रोह का हमने पूरी की पूरी एक रणनीति बनाई। साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस स्वतंत्रता संग्राम का जो विस्तार रहा अपने हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ। लेकिन अपन जो अभी पढ़ रहे हैं वो भारत में ना पढ़ के हम रिलेटेड पढ़ेंगे राजस्थान में। तो ये थोड़ा सा जान ले, राजस्थान में हम पढ़ रहे हैं ये चीज कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की क्या भूमिका रही। तो ये जो टॉपिक है, ये आप यूं कहे कि एक छोटी सी एग्जाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां से लेके बड़ी एग्जाम RAS तक से भी यहाँ तक बहुत बड़े क्वेश्चन बनते हैं। देखो, टॉपिक कैसा ही हो, वो केवल लेवल, जैसे मान लो आपकी छोटी सी एग्जाम, उसमें सामान्य चीज आपसे पूछ ले। अगर बढ़िया एग्जाम दे रहे हो, जैसे आप कॉलेज व्याख्या तक दे रहे हो, स्कूल व्याख्या तक दे रहे हो, वरिष्ठ विद्यार्थी की दे रहे हो, रीट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, पटवार की कर रहे हैं, तो सबके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बात करें राजस्थान में 1857 की क्रांति, तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले रीजन, कारण, कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके फलस्वरूप हिंदुस्तान में 1857 की क्रांति हुई। तो एक एक कारण की हम चर्चा करेंगे और फिर स्टार्ट कर देंगे अपना टॉपिक 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। देखो, पहला जो रीजन रहा, कारण रहा, पहला नंबर 1, पहला कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण। देखो, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूं कि जो अंग्रेजों का जो शासन रहा वो रहा था ब्रिटिश भारत। एक तो देखो देसी भारत का, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों का जो शासन था वो इस प्रकार से था। देखो, दो भाग अपने हिंदुस्तान के, ये तो था आपका ब्रिटिश भारत,
ये तो क्या आपका ब्रिटिश भारत, जहां पे डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, शासन किया था। ब्रिटिश भारत जिस पर डायरेक्ट जो शासन रहा था वो किसका रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी। जितने भी आप एक्ट पढ़ते हैं, 1777 का एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये सारे के सारे जो एक्ट बनाए गए थे, वो जो शासन अंग्रेजों ने किया था, वो सारा सारा शासन था ब्रिटिश भारत। एक था देसी भारत, देसी रियासती भारत भी बोल सकते हैं और देसी भारत भी इसको आप बोल सकते हैं। देखो ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। एक बार इसको अगर आप समझ लोगे तो दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो देसी रियासती भारत, यहाँ पे जो शासन था, जो अपन पढ़ते हैं एकीकरण, मैंने बताया भी था, कई जगह आपको 565 मिलता है, कई जगह 562 मिलता है। तो 565 एनसीईआरटी ने भी माना है कि भारत में जो कुल देसी रियासतें थी वो कितनी थी, 565। अब इन देसी रियासतों पे जो शासन था वो था राजा महाराजाओं का। तो ये जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, वो ज्यादातर वो जो रियासतें थी वो कौन से भारत से थी, देसी भारत से। यहाँ के जो राजपूत शासक थे, राजा महाराजा थे, वो नाराज हुए थे। तो इनका सबसे ज्यादा योगदान रहा था किस पर, इस 1857 की क्रांति में, क्योंकि यहाँ पे भी कई चीजों उन्होंने अप्लाई किया। हालांकि यहाँ पे तो इन्होंने डायरेक्ट शासन कर ही रहे थे, इन्होंने यहाँ के शासन व्यवस्था में भी टांग अड़ाना शुरू कर दिया था। इस वजह से क्या हो गया था, विद्रोह। तो थोड़ा सा आप जान लें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन रहा, जिसको समाप्त करने के लिए विद्रोह हुआ था 1857 का, वो शासन क्या था, कहाँ पे, ब्रिटिश भारत पर था। इसके अलावा ये जो देसी भारत था, इस पे जो शासन था वो था राजा महाराजाओं का। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो राजनीतिक कारण की हम बात करेंगे। तो राजनीतिक कारण में सबसे पहले नंबर 1, जो कि सबसे बढ़िया कारण था, मजबूत कारण था, नंबर 1, वो थी लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध प्रथा। लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध प्रथा। देखो उस समय जो गवर्नर जनरल थे, हालांकि ब्रिटिश भारत के थे, ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। इस लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति अपनाई थी, और वो नीति थी गोद निषेध प्रथा। क्या है ये गोद निषेध प्रथा, क्या प्रभाव पड़ा इसका हमारे शासन व्यवस्था में, वो आपको जानना है। देखो गोद निषेध प्रथा क्या था, ये एक प्रकार से एक अंग्रेजों की फूट डालो राज करो वाली नीति को भी साकार कर रहा था, एक प्रकार से कि राजा महाराजाओं में आपसी फूट डाला जाए। तो इसने क्या किया, इस नीति के तहत, जैसे मान लो कोई राजा महाराजा है, और राजा महाराजा जिसके मान लो कोई संतान नहीं है, और संतान अगर उसके नहीं है, तो जैसे क्या होता था, जैसे मान लो कोई भी राजा है जिसके संतान नहीं है, तो किसी दूसरे राजा या किसी अन्य व्यक्ति को वो क्या ले लेता था, गोद। और उसके मरने के बाद में उस राजा की जगह वो जो गोद या वो पुत्र था, वही क्या बन जाता था, शासक। तो अंग्रेजों ने सोचा कि ऐसे हम पूरे भारत में शासन नहीं कर पाएंगे। ऐसी समस्या देसी भारत के लिए हुई थी, क्योंकि देसी भारत में क्या था, राजाओं का शासन था। तो लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा शुरू कर दी, और ये गोद निषेध जो प्रथा शुरू हुई थी, ये हुई थी दोस्तों 1854। ध्यान रखना, 1854 की गोद निषेध प्रथा किसने लागू की थी, लॉर्ड डलहौजी। इस समय भारत के क्या थे, ये गवर्नर जनरल। क्या थे ये, भारत के गवर्नर जनरल। तो 1854 में ये गोद निषेध प्रथा शुरू कर दी, जिसके तहत कोई भी राजा जिसके संतान नहीं है, वो किसी दूसरे की संतान गोद नहीं ले सकता। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में यह होगा कि अगर मान लो कोई राजा है जिसके पुत्र नहीं है, दूसरे की गोद नहीं लेगा, और उसके मरने के बाद में ऐसी रियासत को ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाएगा। दोस्तों मैंने भी बताया था आप लोगों को कि एक था देसी भारत और एक था ब्रिटिश भारत। तो अंग्रेजों का जो डायरेक्ट जो शासन था वो किस पर था, ब्रिटिश भारत पर। देसी भारत से तो इन्होंने केवल क्या कर रखी थी, सहायक संधि, संधि वगैरह पढ़ते ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि, जो अपन पढ़ेंगे लास्ट इतिहास में, कि पहली रियासत कौन सी थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी।
अंतिम कौन सी थी, वो क्या कारण थे, कौन से राजा थे, वो हम उनकी चर्चा करेंगे। हालांकि करौली सबसे पहली मानी गई है और अंतिम जो रियासत राजस्थान की थी वो थी सिरोही। तो अंग्रेजों की बात करें तो इन्होंने सोचा कि ऐसे हम पूरे हिंदुस्तान का शासन नहीं कर पाएंगे, तो लॉर्ड डलहौजी ने एक तगड़ी नीति अपनाई जिसको कहते हैं गोद निषेध प्रथा। इसके तहत क्या हुआ, भारत की जो पहली रियासत वो थी सतारा। सतारा जो कि पड़ता कहाँ है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन यहाँ से जो मेरे साथी अदर जो कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के अलावा, क्योंकि ये चीजें इंडिया लेवल से संबंधित भी चल रही है साथ के साथ, वो भी आपको जानना जरूरी है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि गोद निषेध प्रथा का शिकार होने वाली भारत की पहली रियासत कौन सी थी, सतारा। और सतारा कहाँ है, महाराष्ट्र। इसके अलावा देखो इस नीति का जो शिकार हुई और भी रियासतें हुई, जैसे हम बात करें झांसी, जानते हैं हम सभी झांसी में कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी कौन है, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसके बारे में ह्यूरोज ने कहा था कि 1857 की क्रांति में एकमात्र जो मर्द है वो कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। ये जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इसकी बात करें तो ये झांसी भी इस नीति का क्या हुई थी, शिकार हुई थी। देखो इस रानी लक्ष्मीबाई का एक गोद लिया पुत्र था, अल्पवयस्क था, बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर तो उसका था ना अजंत में। इसका जो पुत्र था वो था दामोदर। पुत्र कौन था, दामोदर। और ये जो दामोदर था ये अल्पवयस्क था, छोटा था। दामोदर क्या था, छोटा। इस वजह से अंग्रेजों ने इस दामोदर को क्या नहीं माना, शासक नहीं माना। जब लक्ष्मीबाई के जो पति थे उनकी जब मृत्यु हो जाती है भोजराज की, तब दामोदर को रानी लक्ष्मीबाई क्या बनाना चाह रही थी, शासक बनाना चाह रहे थे और खुद बनना चाह रहे थे संरक्षिका। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस झांसी को गोद निषेध प्रथा के तहत झांसी को क्या किया, इन्होंने हड़प लिया और रानी लक्ष्मीबाई को यहाँ से क्या कर दिया था, निष्कासित कर दिया था। और कारण था दामोदर क्या रह गया था, छोटा रह गया था, अल्पवयस्क था। इस वजह से इन्होंने इसको शासक ने गोद लिया, पुत्र भी था, इस वजह से इन्होंने इनको शासक नहीं माना। तो झांसी भी इसका शिकार हुई। इसके अलावा और रियासतें हैं, लखनऊ भी गोद निषेध प्रथा का शिकार हुई थी। इसके अलावा उदयपुर, ध्यान रखना ये उदयपुर जो है ये यूपी वाला है, राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, उदयपुर यूपी। फैजपुर, ये ऐसी रियासतें थी जो कि गोद निषेध प्रथा का क्या हुई थी, शिकार। तो पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों, 1857 की क्रांति। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजन की, ऐसे ऐसे कौन कौन से घटनाक्रम हुए हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति के लिए बीज बोया है। तो पहला जो कारण हमने पढ़ा वो पढ़ा राजनीतिक कारण, और राजनीतिक कारण में पढ़ा लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध प्रथा। चलो ये मुख्य कारण माना गया है, ध्यान रखना। एक तो तात्कालिक कारण और एक होता है मुख्य कारण। तो ये गोद निषेध प्रथा वाला जो है ये कैसा कारण है, मुख्य। अगर आपसे पूछ ले कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण कौन सा है, तो वो है लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध प्रथा। चलो तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक चीज यहीं पे बता देता हूँ। इतिहास में इनको महल परी के नाम से जाना जाता है, महल परी। छोटी सी एग्जाम्स में क्या कभी कभार तो बड़ी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि वो कौन सी, यानी किसको महल परी, 1857 की क्रांति के दौरान किसे महल परी के नाम से जाना गया था, वो था रानी लक्ष्मीबाई। एक चीज आपको क्या रखना है, ध्यान रखने की जो बात है, ध्यान रखने की बात है, एक बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। इस बेगम हजरत महल को कहा जाता है महक परी, महक परी। तो दो क्वेश्चन है, दोनों के आंसर अलग अलग है। बेगम हजरत महल को तो क्या कहा जाता है, महक परी, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहा जाता है, महल परी। तो
तो ये चीज आपको क्या रखनी है ध्यान। तो एक कारण हमने पढ़ लिया लॉर्ड डलहौजी जी की गोद निषेध प्रथा। चलो देखो, अंग्रेजों से सभी राजा महाराजा कहते हैं परेशान। एक तो ये हो गया कारण। दूसरा है राजनीतिक कारण ही है नंबर 2। अंग्रेजों से सभी राजपूत शासक कहते हैं, राजपूत और मुगल भी कहते हैं इनसे नाराज। तो एक अवध, अवध पर इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाया। कुशासन, अवध पर अंग्रेजों ने क्या किया, कुशासन का आरोप लगाकर छीन लिया साहब अवध को भी। अवध पर क्या लगाया, यहाँ का जो शासक था वाजिद अली, वाजिद अली, इस वाजिद अली पर इन्होंने क्या लगाया, कुशासन का क्या लगाया, आरोप। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि भारत की वह रियासत जिस पर कुशासन का आरोप लगाता, तो वो थी अवध। ठीक है, तो अवध पर इन्होंने क्या लगाया, कुशासन का आरोप। इसके अलावा नंबर 3, अंग्रेजों से मुगल बादशाह भी नाराज था। मुगल भी क्या थे, नाराज। देखो मुगल नाराज क्यों थे, इस समय जो मुगल बादशाह थे वो थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर इसको कहते हैं। जफर क्यों कहते हैं, ये शायरी का क्या रहा था, शौकीन, शायरी का शौकीन होने के कारण इसको कहते हैं बहादुर शाह जफर। तो मुगल भी इनसे क्या थे, नाराज, और मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। ये बहादुर शाह जफर क्यों नाराज था, क्योंकि इस अंग्रेजों ने क्या किया, मुगलों के जो बहादुर शाह थे उनसे बादशाह की उपाधि छीन ली साहब। उन्होंने कहा कोई बादशाह नहीं रहेगा, अब बादशाह केवल कौन रहेंगे, अंग्रेज रहेंगे। और सभी जानते इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, शासन था। तो बादशाह की उपाधि छीन ली साहब, किससे, मुगल से। मुगल कौन थे इस समय, बहादुर शाह। बहादुर शाह से बादशाह की उपाधि छीन ली, इसलिए मुगल भी अंग्रेजों से क्या थे, ना। ये कहती है छोटे छोटे कारण है, ऐसे छोटे छोटे कारण ही कालांतर में इस विद्रोह को क्या देंगे, जन्म। इसके अलावा नंबर 4, इन्हीं अंग्रेजों से मराठा भी कहते नाराज थे। मराठा भी अंग्रेजों से क्या थे, नाराज। और मराठा कानपुर की बात करें तो कानपुर के जो शासक थे नाना साहब। कानपुर के कौन थे, नाना साहब। कानपुर के जो नाना साहब थे उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, इस नाना साहब की क्या कर दी, पेंशन बंद कर दी। जो पेंशन दी जाती थी इनको, वो पेंशन इन्होंने क्या कर दी थी, बंद कर दी साहब। यानी कुछ रियासतों को जब अंग्रेजों ने छीन लिया तो वहां के राजाओं की इन्होंने क्या कर दी थी, पेंशन शुरू कर दी थी कि आपको पेंशन करने की जरूरत नहीं, शासन हम करते हैं, हम आपको क्या देंगे, पेंशन। तो साहब इस नाना साहब की इन्होंने क्या बंद कर दी, पेंशन बंद कर दी। इस वजह से मराठा भी इनसे क्या हो गए थे, नाराज। तो जितने भी मैंने ये कारण बताए सारे सारे कैसे कारण है दोस्तों, राजनीतिक कारण। तो बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा। पहला है लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध प्रथा, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है। अवध पर अंग्रेजों ने क्या लगाया, कुशासन का आरोप लगाया। मुगल क्यों नाराज थे, क्योंकि बादशाह की उपाधि उन्होंने छीन ली। मराठा क्यों नाराज हुए, क्योंकि जो नाना साहब थे कानपुर के महाराजा, उनकी उन्होंने पेंशन भी क्या कर दी थी, बंद। तो ये सारे के सारे कारण जो है वो कैसे हैं, राजनीतिक कारण। दूसरा कारण है नंबर 2। नंबर 2 है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा योगदान रहा है अपने भारतीय अर्थव्यवस्था में। आज नहीं, प्राचीन काल से हम केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था रखते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे आर्थिक जो नीतियां थी, जो आर्थिक नीतियां थी, इन्होंने क्या लगा दिया, टैक्स वगैरह लगाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और इस आर्थिक कारण का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो अपने पड़ा किसान वर्ग पर। नंबर 1 किसान। भारतीय किसान सबसे ज्यादा नाराज थे अंग्रेजों से।
क्यों नाराज थे कि किसानों पर इन्होंने क्या लगा दिया, टैक्स वगैरह लगा दिया, टैक्स लगा दिया, इन पर अत्याचार करने लग गए अंग्रेज। किसानों का क्या करने लग गए, अत्याचार। जैसे मान लो कोई गरीब किसान है बेचारा बोड़ा, अगर मान लो वो टैक्स नहीं दे रहा है तो उनके साथ यातनाएं दी जाती थी, कोड़े मारे जाते थे, ठीक है। किसानों पर काफी अत्याचार, आज भी नहीं प्राचीन काल से हमारे जो किसान भाई हैं उन पर सबसे ज्यादा क्या होते हैं, अत्याचार होते हैं। तो किसानों पर अत्याचार हो गए, जैसे मान लो कोई टैक्स नहीं दे रहा है तो उन पर कोड़े मारते थे, इनके जो बहन बेटियां होती थी उनके साथ बलात्कार जैसे कि इन्होंने काम भी करना शुरू कर देते थे। इस वजह से किसान भी अपने इस 18 क्रांति में सबसे ज्यादा परेशान हुआ था और किसानों ने भी इस क्रांति में बढ़ चढ़ कर क्या लिया था, भाग। ध्यान रखना, किसान और मजदूर जो वर्ग था उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज्यादा क्या रखा था, योगदान। साथ के साथ जो भारतीय जो मजदूर थे, मजदूर जो वर्ग था, मजदूर वर्ग पर भी अंग्रेजों ने क्या शुरू कर दिया, अत्याचार शुरू कर दिया। तो इस वजह से हमारे जो आर्थिक स्थिति थी उन्होंने भी अंग्रेजों ने डगमगा दिया। इस वजह से किसान मजदूर ये सब क्या हो गए थे, परेशान। तीसरा है धार्मिक कारण, ये भी इंपॉर्टेंट रहा है अपने इस 18 के स्वतंत्रता संग्राम में। धार्मिक कारण, देखो धार्मिक कारण में क्या है, अंग्रेज जो थे वो ईसाई धर्म को मानने वाले थे। तो जब आप संविधान का विकास जब आप पढ़ोगे, अंग्रेजों ने एक नियम, एक अधिनियम आया था 1813 का चार्टर एक्ट। ये पढ़ेंगे हम, संविधान जब पढ़ेंगे उस समय 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, इस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरी जो ईसाई थे, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की उन्होंने क्या दे दी थी, स्वतंत्रता दे दी। और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार के लिए स्वतंत्रता दी, और ईसाई मिशनरियों को भी यहाँ पे यानी जबरदस्ती, जो कई ऐसे लोग थे जिनको तो जबरदस्ती क्या बनाने लग गए, ईसाई धर्म अपनाना के लिए मजबूर कर दिया। तो एक तो ये है, इस अधिनियम ने ईसाई धर्म के लिए काफी चीजें उनका विस्तार किया, उन्होंने प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया, ईसाइयों का यहाँ पे क्या होने लग गया, दबदबा हो गया। एक तो ये। दूसरा है, इस अंग्रेजों ने क्या किया, इन 1829 में 1829 में अंग्रेजों ने क्या किया, सती प्रथा पर रोक लगा दी साहब। हालांकि काम तो बढ़िया था, लेकिन भारतीय जो थे सनातन धर्म को जो मानने वाले थे, जो धार्मिक लोग थे, उन्होंने इसको सनातन धर्म के विरोध में माना कि अंग्रेज जो थे वो अपने हिंदुस्तान में सती प्रथा पर रोक लगाकर, सती प्रथा पर क्या लगा के, रोक लगाकर ये अपने हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं, ईसाईकरण कर रहे हैं। सती प्रथा हालांकि बहुत सामाजिक कुरीति थी, सामाजिक बुराई थी, जिसके लिए राजा राम मोहन राय ने अथक प्रयास किए थे। और 1829 में तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उन्होंने इस पर क्या लगा दी थी, रोक। लेकिन ये भारतीयों को पसंद नहीं आया, कि भारतीयों को ये लगा कि ये ईसाईकरण कर रहे हैं अपने सनातन धर्म में। हिंदुस्तान में क्या है कि 7 पैरों के सातों वचन, जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। कि अगर किसी का पति अगर मर जाए तो उस पत्नी को भी उनके साथ में क्या होना जरूरी है, सती होना। ये अपने राजपूत क्षत्रिय समाज में ज्यादा इसका प्रचलन था। तो इस सती प्रथा पर रोक लगाने के बाद में क्या हुआ कि अब कोई भी जो महिला है वो अपने पति के साथ क्या नहीं होती थी, सती। हालांकि अंग्रेजों ने बहुत बढ़िया बढ़िया काम भी किए हैं, हम अंग्रेज शासन की बुराई भी नहीं करेंगे, काफी चीजें उन्होंने हमें दी है। पाश्चात्य जो अपने संस्कृति है उसका विकास आज के इस युग में हम जो खड़े हैं उसके लिए ये पाश्चात्य भी होना भी क्या है, जरूरी था। तो हम बुराई नहीं करेंगे अंग्रेजों, हालांकि लेकिन काफी काम इन्होंने गलत भी किया। गलत काम क्या करते हैं, विरोध, और सही काम क्या देते हैं, साथ। तो हालांकि काम सही था, सती प्रथा पर रोक लगाना, लेकिन भारतीयों को, भारतीय धर्मावलंबी थे, उनको ये चीज पसंद नहीं आई। इस वजह से इन्होंने विरोध भी इसका किया था। कि ईसाई धर्म में क्या होता है, अंग्रेजों में क्या होता है कि जैसे 7 तोहफे के साथ वचन वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। जैसे मान लो अगर कोई किसी का अगर पति मर जाता है तो वो सती नहीं होती, दूसरे व्यक्ति से क्या कर लेती थी, विवाह कर लेती थी, ऐसा सिस्टम था। इतनी ज्यादा लंबा सिस्टम भी नहीं चलता था। जैसे मान लो किसी की शादी 6 महीने रही, किसी की 12 महीने रही, किसी की 5 साल रही, फिर वो क्या दे देते थे, तलाक वगैरह दे देते थे। अपने हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी ऐसा सिस्टम था। तो सती प्रथा पर इन्होंने क्या लगा दी थी, रोक।
जो कि भारतीयों को पसंद नहीं आया। इसके अलावा अंग्रेजों ने क्या किया, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी शुरू किया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम शुरू यानी लागू करवा दिया 1856 में। अगर मान लो किसी का पति मर गया तो वो दूसरा विवाह कर सकती थी, ऐसी बात थी। तो ऐसे अपने जो हिंदुस्तान के जो भारतीय जो नागरिक थे इनको भी ये चीज पसंद नहीं है कि अगर कोई विधवा है तो उसको दोबारा विवाह करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हालांकि काफी सामाजिक सुधारक हुए, उन्होंने इस बात का क्या किया था, समर्थन किया था। तो ये जितने मैंने भी कारण बताए ये धार्मिक कारण है और ये क्या है, आर्थिक कारण। नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 वो है सैनिक कारण। अंग्रेजों से भारतीय सैनिक भी क्या थे, नाराज थे। सैनिक कारण की बात करें, एक तो वेतन, भारतीय सैनिकों को वेतन कम दिया जाता था अंग्रेजी सैनिकों के तुलना में, ठीक है। एक था पद, अगर मान लो भारतीय सैनिक कोई अधिकारी तो बनाते नहीं थे, अधिकारी जो होते थे वो अंग्रेजी होते थे, भारतीयों को तो केवल सिपाही वगैरह में नियुक्त करते थे। फिर भी अगर कोई भारतीय अगर पद में अंग्रेजी सैनिक से अगर उच्च पद रखता है, उच्च पद रखते हुए भी भारतीय सैनिक को अंग्रेजी सैनिक को क्या करना होता था, सलाम करना होता था। इसके अलावा जो हमारे हिंदुस्तान के जो सिख सिपाही थे, पंजाबी वगैरह थे, उनको दाढ़ी मूंछ रखने से मना कर दिया, पगड़ी नहीं रख सकते थे आप। तो इन सैनिकों के साथ भी अंग्रेजों ने क्या किया था, दुर्व्यवहार किया था, जिसके कारण अंग्रेज क्या हुए थे, इनसे परेशान। ये भारतीय जो सैनिक थे वो क्या हो गए थे, इनसे परेशान। तो ये आपके सारी चीजें जो आएंगी वो किसमें आएंगी, सैनिक कारण। तो ये तो आपके हो गए कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और एक है धार्मिक कारण और एक हमने पढ़ा सैनिक कारण। चलो आगे हम चलते हैं। रीजन हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे क्रांति की रूपरेखा। अभी तात्कालीन कारण में भी नहीं बता रहा, मैंने खुद जानबूझकर छोड़ा है तात्कालीन कारण, क्योंकि उसकी परिस्थितियां पैदा होंगी अपने आप। जब परिस्थितियां पैदा होंगी तो अपने आप तात्कालीन कारण, क्योंकि तात्कालीन कारण वो क्रांति को समय से पहले क्या करेगा, शुरू करेगा। तो कारण हम पढ़ रहे हैं, अब बात करेंगे रूपरेखा, क्रांति की रूपरेखा। क्या 1857 की रूपरेखा कहां बनी? देखो, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि अपने हिंदुस्तान में जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसकी रूपरेखा अपने हिंदुस्तान में नहीं बनी, अपितु कहां बनी थी, लंदन में। ऐसा मानने वाले हैं, वो इसका तर्क भी देते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो बात करें, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि क्रांति की जो रूपरेखा बनी है वो बनी है लंदन में। कहां बनी है, लंदन। कि दो व्यक्ति थे, एक तो अपने यहाँ पे स्थान है कानपुर, और ये आपका आ गया सतारा। सतारा महाराष्ट्र में है, कानपुर यूपी। तो बताया जाता है कि कानपुर के जो शासक थे वो कौन थे, नाना साहब। नाना साहब के बात करें, नाना साहब के जो सलाहकार थे, नाना साहब के जो सलाहकार थे वो थे अजीमुल्ला खां। ये नाना साहब के क्या थे, सलाहकार। इसके अलावा सतारा के जो शासक थे, सतारा के शासक के जो सलाहकार थे वो थे राणा जी बापू, जिसको दोदू पंत भी कहते हैं, दोदू पंत।
ये दोनों व्यक्ति थे, राणा जी बापू और अजीमुल्ला खां। ये दोनों गए थे लंदन। ये कहाँ गए थे? दोनों लंदन गए थे। अब आप कहोगे गुरुजी लंदन क्यों गए थे? तो ये लंदन इसलिए गए थे, ये राणा जी बापू जो थे वो सतारा के जो शासक थे, उनकी भी अंग्रेजों ने क्या कर दी थी? पेंशन बंद कर दी थी साहब। पेंशन क्या कर दी थी? बंद। और हमने पढ़ा ही था कि नाना साहब की भी क्या हो गई थी? पेंशन बंद। तो ये अपने अपने शासकों की पेंशन को शुरू करवाने के लिए, क्या शुरू करवाने के लिए? पेंशन। पेंशन शुरू कराने के लिए ये दोनों कहाँ गए थे? लंदन गए थे। वहां की महारानी से उन्होंने क्या की? बात। लेकिन वहां पे इनको कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला, तो इन दोनों ने वहीं पे इस क्रांति के लिए रणनीति बना दी थी कि ऐसे अब पार नहीं पड़ेगी, अब तो इस हिंदुस्तान से ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1857 की क्रांति करनी पड़ेगी। तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो क्रांति की रूपरेखा जो बनी थी वो कहाँ बनी थी? लंदन में बनी थी। कुछ ही नहीं मानते इस चीज को, वो कहते हैं कि लंदन ही अपने हिंदुस्तान में इस क्रांति की क्या बनी थी? रूपरेखा। हालांकि अपने को इतना लोड दिमाग में नहीं लेना, कहीं पे भी बनी हो अपने को उससे मतलब नहीं है। तो क्या हुआ? कई इतिहासकार ये कहते हैं कि नहीं, लंदन नहीं, अपने हिंदुस्तान में ही इस क्रांति की रूपरेखा बनी थी, और वो बनी थी यहाँ इस क्षेत्र में। यहाँ से एक नदी आती है, गंगा नदी, गंगा नदी। तो ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि नहीं, लंदन नहीं, अपने हिंदुस्तान में क्रांति की क्या बनी थी? रूपरेखा। और जो रूपरेखा बनी, ये रूपरेखा कहाँ बनी थी? गंगा नदी के किनारे। यानी जितने भी क्रांतिकारी थे वो सभी के सभी कहाँ पे एकत्रित हुए थे? गंगा नदी के किनारे। और सभी गंगा नदी के किनारे उपस्थित होकर 31 मई, ध्यान रखना, 31 मई 1857 को, 31 मई 1857 को क्या हुई? क्रांति की तारीख निश्चित कर दी इसी गंगा नदी के किनारे कि आने वाली 31 मई 1857 को हम हिंदुस्तान से ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ कर फेंकेंगे और 1857 का सैनिक विद्रोह यहाँ पे बाद में होगा। तो 31 मई 1857 की क्रांति की तारीख यहाँ पे निश्चित कर दी, और यहीं पर क्या बनाया गया? रोटी बनाई गई, और साथ में रोटी के साथ में ही कमल का फूल और रोटी, जो कि क्रांति का क्या रहा था? प्रतीक चिन्ह। तो आपसे पूछ ले कि क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह रहा था वो क्या रहा था? कमल का फूल और रोटी। तो यहाँ पे रोटी बनाई गई थी। इससे क्या होगा? प्रतीक चिन्ह कैसे? जैसे मान लो कि क्रांति का अगर पूरे हिंदुस्तान विस्तार करना पड़ेगा तो चौकीदार इस रोटी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेंगे। इससे यह होगा कि क्रांतिकारी सब एक साथ हिंदुस्तान में मिलकर इसका क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे, विरोध करेंगे। तो ये रोटी और कमल का फूल प्रतीक चिन्ह बनाया गया था, और क्रांति यहाँ पे तारीख भी निश्चित की गई थी। इसी गंगा नदी के किनारे भारतीय जो सैनिक थे, सैनिकों ने एक नारा भी दिया था, और नारा दिया था मारो फिरंगी। ध्यान रखना, क्या नारा दिया गया था? मारो फिरंगी। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि मारो फिरंगी का जो नारा दिया गया था वो क्रांतिकारियों के द्वारा दिया गया था गंगा नदी के किनारे। ध्यान रखना, ये मेरे दोस्त कंफ्यूज हो रहे होंगे। एक नारा है दिल्ली चलो और मारो फिरंगी, वो दिया गया था राजस्थान की एक छावनी थी एरनपुरा। तो वो अलग नारा है, ये वाला अलग है। ये केवल क्या है? मारो फिरंगी। तो इस प्रकार क्रांति की क्या हुई थी? रूपरेखा बन गई कि आने वाली 31 मई 1857 को संपूर्ण भारतवर्ष में क्या होगी? क्रांति होगी। तो ये तारीख हमने क्या कर दी? निश्चित कर दी। और आप सभी जानते भी हैं कि 31 मई को क्रांति नहीं हुई। जो क्रांति 31 मई को होने वाली थी वो क्रांति हुई थी कब शुरू? 10 मई 1857। उसका क्या रीजन था वो भी हम आपको बताएंगे। तो ध्यान दें, क्रांति की जो तारीख निश्चित हुई, अभी मैंने बताया भी है तारीख, वो निश्चित कब हुई? 31 मई
1857। 31 मई 1857 को क्रांति की तारीख क्या हो गई थी निश्चित कि क्रांति होगी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि क्रांति जो शुरू हुई ये हुई थी 10 मई 1857। अब आप सबके सामने क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि सर जो क्रांति 31 मई को होनी चाहिए थी वो क्रांति 10 मई को ही क्यों शुरू हुई, इसका क्या कारण है, वही चीज अपन पढ़ेंगे कि क्या ऐसे कौन सा घटनाक्रम हुआ कि जो क्रांति हम 31 मई को करने वाले थे वो क्रांति कितनी तारीख को हो गई थी 10 मई को ही। इसका रीजन क्या है वो रीजन आपको पढ़ना पड़ेगा और वही बनता है क्रांति का तात्कालीन कारण। तो अब अपन पढ़ेंगे क्रांति का तात्कालीन कारण। तात्कालीन कारण, तात्कालीन जो कारण था वो अपने को पढ़ना है। देखो तात्कालीन कारण की बात करें, बात है इन 1856 की, 1856 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, एक राइफल थी इनकी ब्राउन बेस, ये राइफल थी अंग्रेजों की, अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को दे रखी थी ब्राउन बेस। 1856 में अंग्रेज क्या करते हैं, इस ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एक नई राइफल भारतीय सैनिकों को देते हैं और उस राइफल का नाम है एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल। तो पूछ ले कि कौन सी राइफल की जगह दी गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्राउन बेस जो राइफल थी 1856 में, इसके स्थान पर कौन सी राइफल दे दी गई, एनफील्ड राइफल। तो आपको ये जानना है कि इस एनफील्ड राइफल में ऐसी कौन सी बुराई थी क्योंकि अंग्रेजों ने, भारतीय सैनिकों ने इसको चलाने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो वो चीज अपने को पढ़ना है। तो एनफील्ड जो राइफल हुआ करती थी, इस पर क्या होते थे, चर्बी वाले कारतूस होते थे, चर्बी वाले कारतूस, यानी इस पर क्या लगे होते थे, चर्बी वाले कारतूस। यानी इसको चलाने से पहले इस चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटना होता था। और ये चर्बी जो लगी होती थी, देखो अंग्रेज कितने चालाक थे, इन्होंने चर्बी लगाई गाय और सुअर, यानी अपने हिंदुस्तान में जो ज्यादातर सैनिक थे वो राजपूत, ब्राह्मण और मोमडन से ज्यादा थे। तो गाय से भारतीय जो राजपूत सैनिक थे, जो ब्राह्मण सैनिक थे, वो गाय को माता समझते हैं, उसकी चर्बी को कैसे छू सकते हैं। सुअर, ये मुसलमानों के लिए, मुसलमान इसको देखना पसंद नहीं करते, तो सुअर से भी ये क्या थे, दोनों धर्मों को इन्होंने क्या लड़ाना शुरू कर दिया एक साथ, दोनों धर्मों के साथ इन्होंने छेड़खानी की। तो गाय और सुअर की जो चर्बी है वो लगी होती थी इस कारतूस पर, जो कि जो एनफील्ड जो राइफल हुआ करती थी उस पर। तो ये गाय और सुअर की चर्बी होने के कारण ही भारतीय सैनिकों में असंतोष व्याप्त हो गया था और फिर क्या हुआ, इसको चलाने से मना कर दिया। देखो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिकली जान लें, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से ये टॉपिक चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत जरूरी है आपका इसको पढ़ना भी। तो एनफील्ड जो राइफल थी, इसकी सबसे पहले जो जानकारी मिली थी, इसकी जानकारी सबसे पहले लगी थी जनवरी 1857 में, जनवरी 1857 में, और ये लगी थी दमदम में। और ये दमदम जो नामक स्थान है ये पड़ता है वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में है दमदम, जहां पे सबसे पहले जानकारी लगी थी किसकी, इस एनफील्ड राइफल के बारे में पता चला था यहाँ के सैनिकों को कि ऐसा कुछ इसमें होने वाला है। बात है फरवरी 1857, पहली बार जानकारी दमदम में लगी, दूसरी बार इसके बारे में पता चला बहरामपुर, और बहरामपुर भी कहाँ है, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा विद्रोह नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा जो विद्रोह हुआ था वो आप सभी जानते हैं, बैरकपुर छावनी पश्चिमी बंगाल में, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो तात्कालीन कारण क्या था, 1856 में ब्राउन बेस के स्थान पर क्या लगा दी, एनफील्ड राइफल दे दी गई, जिस पर क्या लगे होते थे, चर्बी वाले कारतूस। तो भारतीय सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस चलाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। क्यों कर दिया मना, क्योंकि इस पर गाय और सुअर की क्या लगी होती थी, चर्बी। तो इस राइफल के बारे में सबसे पहले जानकारी दमदम में पड़ी थी, उसके बाद में बहरामपुर, और ये दोनों तो कहाँ पे हैं, पश्चिमी बंगाल में।
मान लेते हैं, छोटा मैंने बना दिया। तो देखो एक छावनी है यहाँ पे, छावनी का नाम है बैरकपुर, जिसको इतिहास में बैरकपुर छावनी का विद्रोह भी कहते हैं। बैरकपुर छावनी, और सभी जानते हैं कि बैरकपुर छावनी कहाँ पड़ती है? वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पहले वाला बंगाल कहेंगे, वर्तमान में पश्चिमी बंगाल। पहले पूरा का पूरा जो वर्तमान में ये पश्चिमी बंगाल है, ये आपका बांग्लादेश है, ये पहले पूरा का पूरा क्या हुआ करता था? बंगाल। तो बैरकपुर छावनी में बात है 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 को क्या हुआ? बैरकपुर छावनी में हुआ था सैनिक विद्रोह। सैनिकों ने क्या कर दिया था? विद्रोह। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के फलस्वरूप जो क्रांति 31 मई को होने वाली थी, वो कितनी तारीख को हुई? 10 मई 1857 को। उसकी हम चर्चा करेंगे क्या है ये सैनिक विद्रोह। देखो इस छावनी का एक सैनिक था, इसका नाम था मंगल पांडे। सैनिक का नाम क्या है? मंगल पांडे। तो ये जो मंगल पांडे ब्राह्मण संप्रदाय से थे। आप सभी जानते हैं कि ब्राह्मण वगैरह में क्या होता था कि सुबह जल्दी उठना, उठ के महाराज वगैरह मंदिर वगैरह में जाना। तो ये जो मंगल पांडे थे, ये सुबह जल्दी उठ के मंदिर जा रहे थे, मंदिर में पूजा वगैरह करने के लिए। तो एक व्यक्ति इनको मिलता है रास्ते में और इनको कहता है कि महाराज आपका धर्म तो विष्टोक है। तुमको कहते धर्म विष्टोक हो कि आपका धर्म, तो आप क्यों ये पाखंड कर रहे हो कि आपका धर्म तो विष्टोक है, कि आप क्या बात कर रहे हो? कि मैं सही कह रहा हूँ कि आप जिन कारतूसों को आप चला रहे हो, जिस राइफल को जो आपको अंग्रेजों ने दी है, जो राइफल उसको जो आप चला रहे हो, उस पर तो क्या है? चर्बी वाले कारतूस, आप चर्बी का आप यूज कर रहे हो, फिर आप मंदिर जाके पाखंड कर रहे हैं। मंगल पांडे को इस पर विश्वास नहीं हुआ। तो एक दिन तो उसने ऐसे ही जाने दिया, फिर दूसरे दिन भी वही आदमी वापस मिल गया। मंगल पांडे से जाइए ये क्या सिस्टम है? तो मंगल पांडे ने कहा कि मुझे आप बताएं, प्रमाण दो इसका कि उस पे चर्बी वाले कारतूस ही हैं। तो वो व्यक्ति उस मंगल पांडे को वहां पे लेके जाता है जहाँ पे ये कारतूस वगैरह बन रहे थे चर्बी। तो वहां पे देख के आंखें लाल हो गई साहब मंगल पांडे की। तो उसी प्रकार जिस प्रकार सनी देओल की हो जाती है ना जीत फिल्म में, उस प्रकार से साहब मंगल पांडे आ गया बैरकपुर छावनी में और आते ही लाशें बिछा देंगे लाशें, ऐसा इन्होंने कहा और क्या हो गया था? सैनिक विद्रोह। तो यहाँ पे देखो बैरकपुर छावनी में, यहाँ पश्चिम बंगाल में 2 अंग्रेज थे, एक है बाघ और एक है ह्यूसन। बाघ और सर्जेंट ह्यूसन, ये 2 अंग्रेज थे, यहाँ पे 2 अधिकारी थे। तो इन्होंने जबरदस्ती यहाँ के सैनिकों को कहा कि नहीं, आपको इन्होंने मना कर दिया मंगल पांडे बाकी सैनिकों ने कि हम ये एनफील्ड राइफल नहीं चलाएंगे। तो इन्होंने जबरदस्ती की उनके साथ कि नहीं आपको चलाना ही पड़ेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते वरना आपको मौत के मुंह में जाना पड़ेगा, हम आपको फांसी दे देंगे, मार देंगे, काट देंगे। इस प्रकार से ये दबाव बना रहे थे ये दोनों अंग्रेज अधिकारी। लेकिन यहाँ के सैनिकों ने साफ इनकार कर दिया और मुख्य जो सैनिक था वो था मंगल पांडे। तो साहब जब नहीं माने तो साहब इस मंगल पांडे ने क्या किया, जो एनफील्ड राइफल थी उसको काटा मुंह से और एक गोला दागा बाघ पर, बाघ वहीं पे मर गया। और एक गोला दागा किस पर? ह्यूसन पर। और जो ह्यूसन था वो घोड़े पर था, तो घोड़े पर ये घायल हो गया था, नीचे गिर गया। उसके बाद में कटार से इस ह्यूसन की भी क्या करती? हत्या। यानी बैरकपुर छावनी में क्या हुआ? 2 अंग्रेज मारे गए, बाघ और ह्यूसन। इन दोनों को क्या बना दिया? पित्तर। क्या बना दिया? इन दोनों को पित्तर बना दिया। उस समय अंग्रेजों के शासन में अंग्रेजों के सामने बोलना ही, अगर कोई मान लो अंग्रेजों के विरुद्ध में बोलता भी था, उसको ही अंग्रेज क्या दे देते थे? फांसी दे देते थे। इस मंगल पांडे ने तो 2 व्यक्तियों को क्या बनाया था? पित्तर। इस वजह से यहाँ पे सैनिकों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई, जो कि इतिहास में बैरकपुर छावनी का सैनिक विद्रोह के नाम से हम इसको पढ़ते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया? 8 अप्रैल 1857 को 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों ने क्या किया? इस मंगल पांडे को क्या दे दी? फांसी।
अब धीरे धीरे यहाँ से जो सैनिक थे, बैरकपुर जो सैनिक थे वो धीरे धीरे यहाँ पे आ गए, यूपी की तरफ आ गए। और यहाँ पे एक स्थान है मेरठ। मेरठ कहाँ है? यूपी। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो सैनिक था ये मंगल पांडे था। ये बैरकपुर साहनी जो ज्यादातर सैनिक थे वो थे 34वीं एनआई। इनकी एक सैनिक टुकड़ी हुआ करती थी, तो 34वीं एनआई का सैनिक था मंगल पांडे। ये भी आपसे कंपटीशन एग्जाम से पूछ सकता है। तो मेरे साथियों, आपको ये टॉपिक इस हिसाब से नहीं पढ़ना कि ये आपके कंपटीशन एग्जाम में आने वाला है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको इस प्रकार से पढ़ना है कि ये भारत का पहला जो स्वतंत्रता संग्राम था, इसकी एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। भारतीय होने के नाते भी आपको ये चीज पढ़नी है। तो एक भारतीय होने के नाते इसको आप पढ़ोगे, इस चीज को आप इतिहास में कैसे घटनाक्रम हुआ, किस प्रकार हम आजादी के लिए लड़े, वो चीज आपको बेसिकली वैसे भी पता होनी चाहिए। इस प्रकार से अगर आप पढ़ोगे तो फिर आप कंप्लीटली आपके सामने फिल्म की तरह आ जाएगी। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को अंग्रेज क्या ले लेते हैं? फांसी। और इसकी चर्चा धीरे धीरे पूरे भारत में फैलती है। यहाँ के जो सैनिक थे वो आ जाते हैं मेरठ। और जो क्रांति 31 मई को, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में हालात बिगड़ चुके थे, सैनिकों में रोष बना चुका था, अब इंतजार नहीं हो सकता था 31 मई का। इस वजह से मेरठ जो कि यूपी में पड़ता है, वहां पे 10 मई 1857 को क्रांति का क्या हो जाता है? शंखनाद। और क्रांति धीरे धीरे यूपी, राजस्थान, ठीक है, एमपी, पूरे दक्षिणी भारत, पूरे के पूरे भारत में क्रांति का विद्रोह शुरू हो जाता है। तो आज हमने केवल बेसिक चीज पढ़ी है, क्रांति की शुरुआत हमने आज कर दी है। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट अवश्य करें। नेक्स्ट में हम अगले वीडियो में इसकी कंप्लीटली चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये विद्रोह शुरू होता है और राजस्थान में इसकी क्या भूमिका रही है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद मेरे साथियों।